Assalamu alaikum all the students and all the viewers. My name is Abdullah Asghar Rajput and you guys are watching my YouTube channel AK Education. तो बात चल रही है साउंड की और साउंड में जो हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। सही है, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप 9th क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे मैट्रिक के, चाहे फर्स्ट ईयर के हो, चाहे सेकेंड ईयर के, और तमाम बोर्ड्स में टॉपिक मौजूद है, सिंध हो, चाहे फेडरल हो, चाहे वो पंजाब बोर्ड हो, सॉरी बलूचिस्तान बोर्ड हो, तो तमाम बोर्ड्स में ये टॉपिक आपके पास मौजूद है और इसकी जो है वो जाहिर सी बात है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, तो डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड क्या क्या होती हैं। सही है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है खुसूसियात, यानी कि आप दो साउंड्स को किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हो कि वो अलग अलग साउंड है। तो कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं कि जिनकी मदद से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो दो साउंड को, आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है फर्क करना। सही है, तो वो पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 है लाउडनेस, नंबर 2 है हमारे पास पिच। अच्छा, लाउडनेस के साथ एक टॉपिक हम पढ़ते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड का, तो उसको मैं अलग ही कह देता हूं क्योंकि बुक्स में उसको अलग कहा जाता है। तो लाउडनेस के बाद आती है इंटेंसिटी और नंबर 3 पे हमारे पास आता है पिच एंड नंबर 4 पे आता है क्वालिटी। क्वालिटी का दूसरा नाम टिम्बर भी होता है, क्वालिटी बोल लो या आप कह लो कि टिम्बर। तो ये 4 ऐसे पैरामीटर हैं, 4 कैरेक्टरिस्टिक हैं साउंड के जिनकी मदद से आप 4 मुख्तलिफ आवाज़ों मतलब यानी कि आप 4 तरीके से 2 मुख्तलिफ आवाज़ों को डिफरेंशिएट कर सकते हो। सही है, लाउडनेस से भी कर सकते हो, इंटेंसिटी से भी कर सकते हो, पिच से भी कर सकते हो और क्वालिटी या टिम्बर से भी कर सकते हो। तो बारी बारी समझते हैं कि इन सब का मतलब क्या होता है और ये किस पर डिपेंड करती हैं। सही है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वालिटी से, सॉरी लाउडनेस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 है हमारे पास लाउडनेस। सही, अच्छा लाउडनेस क्या होता है? लाउडनेस का मतलब होता है द डिफरेंस बिटवीन अ शाउट यानी कि ऊंची आवाज और अ फेंट साउंड, यानी कि अ लाउड साउंड ऊंची आवाज और फेंट यानी कि मध्यम आवाज के दरमियान का जो फर्क है वो क्या होता है? हमारे पास लाउडनेस होता है। तो पहले इसको लिखते हैं और आगे और समझते हैं। डिफरेंस बिटवीन लाउड एंड फेंट साउंड बोल लो आप। अच्छा, अब इस डेफिनेशन में ना जरा मजा नहीं आता कि मतलब जान छोड़ाने वाली बात है कि भाई ऊंची आवाज में और हल्की आवाज में फर्क क्या है, वो लाउडनेस है। सही है, तो अब आप वो चीज समझो जिस पर लाउडनेस डिपेंड करती है। सही है, कि लाउडनेस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, आप वो समझो। लाउडनेस या आप कह लो कि फैक्टर्स ऑन विच लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स। लाउडनेस किन किन फैक्टर्स पे, किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है वो देख लो। सबसे पहले लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। अब ये एम्पलीट्यूड क्या होता है भाई? एम्पलीट्यूड का मतलब ये होता है कि कोई भी बॉडी अगर वाइब्रेट कर रही है ना तो वो टू एंड फ्रो मोशन करती है, यानी कि वो ऑसिलेट होती है, यानी कि एक फिक्स पॉइंट के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन करना क्या कहलाता है? ऑसिलेशन कहलाता है। अब आपने अगर गिटार देखा होगा तो गिटार को जब यूं बजाते हैं हम लोग तो गिटार के स्ट्रिंग्स जो है वो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे मूव करती हैं, यानी कि वो वाइब्रेट करती हैं, ऑसिलेट करती हैं, एक फिक्स पॉइंट के अराउंड ऊपर नीचे मूव करती हैं। तो ऐसी मोशन को क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। सही है, ऐसी मोशन जो किसी भी एक फिक्स पॉइंट के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन करे या बैक एंड फोर्थ मोशन करे, सच अ मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। सही है, तो कोई भी बॉडी अगर वाइब्रेट कर रही है, इसकी एग्जांपल आप ले सकते हो जो आपके पास ढोल बजाते हैं या आपके पास जो ड्रम बजाते हैं, तो ड्रम को जितना आप तेजी से वाइब्रेट करवाओगे उतनी ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होगी, उतनी ज्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस होगी, ये कह लो आप। सही है, यानी कि लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास ये एक साउंड है और उसकी एक वेव बना दी मैंने और एक ये साउंड है मेरे पास। सही है, अब देख के जरा ये बताओ कि आपके पास किस आवाज की लाउडनेस ज्यादा होगी, आवाज नंबर 1 की या आवाज नंबर 2 की? तो एक चीज तो साफ हमें नजर आ रही है कि आवाज नंबर 2 जो है उसका एम्पलीट्यूड कम है। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है द डिस्टेंस द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ वेव फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ये जो मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से लेकर जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को भी वेव कवर करती है ना, वो होता है एम्पलीट्यूड। तो यहां से लेकर यहां तक क्या है? ये है एम्पलीट्यूड इस वेव का। सही है, और इस वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो यहां से लेकर यहां तक है। तो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि वेव नंबर 2 का एम्पलीट्यूड वेव नंबर 1 से कम है। इसका मतलब जो वेव नंबर 1 होगी वो लाउड होगी
और वेव नंबर 1 जो है वो क्या होगी, थोड़ा सा फेंट होगा, यानी कि वो आवाज जो है वो हल्की होगी। तो लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। अब स्क्वायर का मतलब ये है कि अगर आप एम्पलीट्यूड को 2 गुना बढ़ाओगे तो लाउडनेस जो है वो स्क्वायर टर्म्स बढ़ेगी, यानी कि 4 गुना बढ़ेगी। अगर आप लाउडनेस को 3 गुना बढ़ाओगे तो जो आपके पास लाउडनेस है, सॉरी एम्पलीट्यूड को 3 गुना बढ़ाओगे तो लाउडनेस जो है वो 3 का स्क्वायर 9 गुना बढ़ेगी। सही, लेट सपोज कर लो कि लाउडनेस जो है वो x है और एम्पलीट्यूड जो है वो y है, यानी कि आप कह लो कि x इक्वल है y स्क्वायर के। सही है, अगर आप y की वैल्यू मान लो 3 रखते हो तो x बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, यानी कि अगर आप y की वैल्यू 3 रख रहे हो, 3 गुना बढ़ा रहे हो, तो आपके पास जो है वो x की वैल्यू यानी कि लाउडनेस की वैल्यू जो है वो 9 गुना बढ़ी है। अगर आप लाउडनेस को 5 गुना बढ़ाओगे तो एम्पलीट्यूड जो है वो 25, एम्पलीट्यूड को 5 गुना बढ़ाओगे, आई एम सॉरी, तो लाउडनेस जो है वो 25 गुना बढ़ेगी। सही है, तो लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ये पहला पैरामीटर है। दूसरा क्या होता है हमारे पास, दूसरा ये है कि लाउडनेस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है द डिस्टेंस बिटवीन जो बॉडी जो है वो साउंड प्रोड्यूस कर रही है, जो बॉडी बोल रही है। इसका मतलब क्या है कि लाउडनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। किससे, वो सोर्स से या उस ऑब्जेक्ट से जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। मान लो कि अभी आप मेरे से ना, आप खड़े हो सामने और मैं आपसे 1 मीटर के फासले पे खड़ा हुआ हूं, मैं आपसे 1 मीटर के फासले पे खड़ा हुआ हूं और मैं कुछ बोल रहा हूं, आपको आवाज आ रही है। अब अगर मैं अपना डिस्टेंस जो है वो डबल कर देता हूं, यानी कि पहले हमारा डिस्टेंस था 1 मीटर, अब मैं उसको 2 गुना कर देता हूं, तो जो आपके पास लाउडनेस है ना वो कितने गुना कम हो जाएगी, आप स्क्वायर टर्म्स कम हो जाएगी, यानी कि वो 4 गुना कम होगी। अगर आप डिस्टेंस को डबल करोगे ना, डिस्टेंस को आपने डबल कर दिया तो लाउडनेस जो है वो 4 गुना कम हो जाएगी। अगर आप जितना डिस्टेंस पर मेरे से पहले थे उससे 4 गुना पीछे चले जाते हो, यानी कि डिस्टेंस 4 गुना बढ़ाते हो, तो लाउडनेस जो है वो 16 टाइम्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब है लाउडनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। समझ आ गया। तीसरा पैरामीटर, अच्छा लाउडनेस जो है ना वो अगर आप बढ़ाते हो किसी भी ऑब्जेक्ट की, लाउडनेस कब बढ़ती है, जब आप सरफेस एरिया को बढ़ाते हो। यानी कि लाउडनेस का तीसरा पैरामीटर जो है, नंबर 1 तो ये हो गया, नंबर 2 ये हो गया, और नंबर 3 जो है आप ये कह सकते हो कि लाउडनेस इंक्रीजेस एज द सरफेस एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इंक्रीजेस। क्या मतलब हुआ कि अगर कोई भी बॉडी जिसको आप वाइब्रेट करवा रहे हो, अगर आप उसका सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो लाउडनेस भी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, देखो मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये मार्कर है, इस मार्कर में को मैं टैप कर रहा हूँ लेकिन इसमें इतनी आवाज़ नहीं आ रही। सेम अगर मैं बोर्ड पे करूँगा तो देखो बोर्ड पे ज़्यादा आवाज़ आ रही है, क्योंकि बोर्ड का सरफेस एरिया ज़्यादा है, इस मार्कर का एरिया कम है। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया अगर आप बढ़ाते हो तो लाउडनेस भी बढ़ेगी। अच्छा, इसका एग्जैक्ट रिलेशन हमें नहीं पता, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि लाउडनेस है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है या कितना डिपेंड करती है, लेकिन आप ये जरूर कह सकते हो कि आप सरफेस एरिया अगर बढ़ाओगे तो आपके पास लाउडनेस भी बढ़ेगी। चौथा फैक्टर हमारे पास डेंसिटी का भी होता है, और डेंसिटी का भी सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर हम लोग डेंसिटी बढ़ाते हैं ऑब्जेक्ट की तो लाउडनेस भी बढ़ती है। डेंसिटी बढ़ाओगे तो लाउडनेस भी बढ़ेगी, लेकिन डेंसिटी में ये मसला आता है कि आप इसमें भी रिलेशन नहीं एग्जैक्ट रिलेशन नहीं बता सकते। अब देखो मेरे पास ये दीवार है, अगर मैं दीवार पर टैप करता हूँ, सही आवाज कम है, लेकिन मैं बोर्ड पे करता हूं तो मेरे पास आवाज जो है ज्यादा आ रही है। अब मसला क्या आ रहा है, मसला ये कि इसकी डेंसिटी ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, इसकी डेंसिटी कम होगी। लेकिन हाँ आप ये कह सकते हो कि स्पीड ऑफ साउंड जो है, यानी कि आप अगर एक सॉलिड को टैप कर रहे हो और एक लिक्विड है आपके पास और आपके पास कोई गैस है, तो सॉलिड में जो लाउडनेस होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू लिक्विड, और लिक्विड में लाउडनेस है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू गैस। सही है, तो आप ये नहीं कह सकते कि डेंसिटी पर डायरेक्टली डिपेंड करता है या कितना डिपेंड करता है। आप ये कह सकते हो कि डेंसिटी अगर आप बढ़ाते हो तो लाउडनेस भी बढ़ती है, कितना बढ़ती है आप ये नहीं बता सकते। तो 4 चीजें थी जिन पर लाउडनेस डिपेंड कर रही है। नंबर 1 एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर, नंबर 2 इनवर्सली डिपेंड करती है डिस्टेंस पर। सही है, नंबर 3 लाउडनेस कब बढ़ेगी, जब आप वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया, सरफेस एरिया जो है वो बढ़ा दोगे, और चौथा था डेंसिटी। अच्छा, 5वां जो फैक्टर है ना इसका, 5वां फैक्टर है लाउडनेस जो है ना वो डायरेक्टली डिपेंड करती है लॉग ऑफ इंटेंसिटी पर। अब इंटेंसिटी तो आपने पढ़ा ही नहीं, इंटेंसिटी क्या होता है, जो दूसरा हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है वो है इंटेंसिटी।
सही है। तो ये चीज आप अभी समझ लो, क्योंकि इंटेंसिटी में थोड़ा सा अभी समझाने ही वाला हूं उसके बाद कि लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉग ऑफ इंटेंसिटी। लाउडनेस इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता, लाउडनेस डिपेंड करता है लॉग ऑफ इंटेंसिटी पर। सही है, लोग आपने 9th क्लास से पढ़े होंगे ना, लॉग एंटी लॉग पढ़ा होगा आपने, तो लॉग ऑफ इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। सही है। अब जाहिर सी बात है, जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो तो इक्वल्स टू आता है और कांस्टेंट आता है। यहाँ पे लेट्स सपोज कांस्टेंट हमने क्या डाल दिया कि कांस्टेंट आ गया यहाँ पे, और ये हो गया लॉग ऑफ आई। अच्छा, जब एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट की जाती है तो इस k की वैल्यू जो है 1 आती है। सही है, जब k 1 है तो आपके पास लाउडनेस है ना वो इक्वल हो गया लॉग ऑफ इंटेंसिटी के। ये आपके पास बन गया फार्मूला, लाउडनेस बराबर है लॉग ऑफ इंटेंसिटी के। अब ये इंटेंसिटी क्या होती है, ये सब चीजें मैं रब कर रहा हूं और मैं आपको समझाता हूं इंटेंसिटी क्या होती है। देखो भाई, इंटेंसिटी देखो, इंटेंसिटी का मतलब होता है कि 1 मीटर एरिया में से, लेट सपोज ये मेरे पास मोबाइल का कवर है और इसका जो एरिया है ना वो सपोज कर लो कि 1 मीटर है। सही है, यहां पे आपने रखी हुई है एक सोर्स जो कि साउंड प्रोड्यूस करवा रही है, ये मान लो कोई भी आपने स्पीकर रखा हुआ है, और ये मेरे पास जो एरिया है ना ये 1 मीटर स्क्वायर है। तो 1 मीटर स्क्वायर में से जितनी भी साउंड एनर्जी पास होगी 1 सेकंड के अंदर, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। 1 सेकंड के अंदर यूनिट एरिया में से जितनी भी साउंड एनर्जी पास होगी दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। इसको हम इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे, इसको हम डिफाइन करेंगे कि साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। सही है, तो मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया में से 1 सेकंड में जितनी भी साउंड एनर्जी पास होगी दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया, यूनिट एरिया का मतलब क्या है, 1 मीटर स्क्वायर, यूनिट मीन होता है 1, यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम का मतलब क्या होता है 1 सेकेंड इन यूनिट टाइम। सही, साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। सही है, इज कॉल्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। अब देखो फॉर्मूले के हिसाब से अगर आप मैथमेटिकली लिखो ना इसको, तो एनर्जी पास हो रही है पर यूनिट एरिया, साउंड एनर्जी पासिंग, यहां पे आना चाहिए पासिंग पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। सही है, साउंड एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, यानी कि 1 सेकेंड के अंदर यहां पे आ जाएगा टाइम, एक यूनिट एरिया में से जितनी भी साउंड एनर्जी पास हो रही है दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। 1 सेकंड में एक यूनिट एरिया में से जितनी भी साउंड एनर्जी पास हो रही है दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। अगर यहां से आप इसकी एसआई यूनिट निकालना चाहो तो एसआई यूनिट क्या बनेगी इसकी भाई, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, ऑब्वियसली बात है जूल है, और यहाँ पे एनर्जी जो है वो साउंड एनर्जी है। जाहिर सी बात है, अगर आपने यहाँ पे कोई स्पीकर लगाया हुआ है तो वहां से साउंड एनर्जी पास हो रही होगी। सही है, तो एनर्जी की यूनिट होती है जूल डिवाइडेड बाय एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो एक यूनिट तो हमारे पास आती है इंटेंसिटी की जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, एक यूनिट तो हमारे पास इंटेंसिटी की आ गई। लेकिन हमारे पास एक कॉमन यूनिट नहीं है जो हमारे पास कॉमनली यूज होती है ना, वो यही से बनती है। अब देखो ये जूल पर जो आपके पास सेकंड है ना, जूल पर सेकंड, अगर आपको याद हो तो ये पावर की भी यूनिट होती है। भाई पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क यूनिट होती है जूल, टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो जूल पर सेकंड को हम लोग बराबर लेते हैं वॉट के, जूल पर सेकंड को हम बराबर लेते हैं वॉट के। तो ये देखो जूल पर सेकंड, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं वॉट लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर। तो एसआई यूनिट क्या बनती है इसकी, वॉट पर मीटर स्क्वायर। सो द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी इज, इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज वॉट पर मीटर स्क्वायर। सही है, अब दोबारा यहां पर आ जाओ। अब देखो कि लाउडनेस है वो डिपेंड करिए लॉग ऑफ इंटेंसिटी पर। सही है, अच्छा इस दुनिया का जो सबसे फेंटेस्ट साउंड है ना, सबसे हल्का साउंड जो है, जैसे हम बोलते हैं पिन ड्रॉप, अक्सर टीचर्स बोलते हैं ना पिन ड्रॉप साइलेंस। तो जो पिन गिरने की जो आवाज होती है ना, फिजिक्स में इसको माना जाता है 0 डेसिबल। अभी डेसिबल क्या है, डेसिबल जो है बच्चों वो यूनिट होती है लाउडनेस की। डेसिबल इज द एसआई यूनिट ऑफ लाउडनेस। लाउडनेस का ऐसा यूनिट होता है हमारे पास डेसिबल। अच्छा बहुत सारी बुक्स में बेल लिखा हुआ होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं भाई, अच्छा बेल भी लिखा होता है और फोन भी लिखा होता है। लाउडनेस का एक यूनिट फोन भी होता है और एक यूनिट बेल भी होता है। अच्छा आपकी अगर बुक्स में बेल लिखा हुआ है तो वो बेल और डेसिबल में फर्क क्या होता है भाई, अगर आपने प्रीफिक्सेस पढ़े हो तो आपके पास
एक प्रीफिक्स होता है डेसी, उसके बाद आता है सेंटी, फिर आता है मिली। देखो डेसी का मतलब होता है 10 की पावर -1, सेंटी का मतलब होता है 10 की पावर -2 और मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3। सही, ये हमारे पास कुछ प्रीफिक्सेस हैं जो अक्सर यूज होते हैं। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा डेसीमीटर क्यूब, डीएम क्यूब ना, तो डेसी का मतलब क्या है 10 की पावर -1। अब हमने करना क्या है, हमें ये पता करना है कि एक डेसिबल किसके बराबर, 1 डेसिबल किसके बराबर होता है। तो देखो अगर डेसी को आप हटाओगे तो आप लिख सकते हो ना, देखो यहाँ पे डेसी है ना, तो 1 बेल जो है ना, एक बेल, ये बराबर होता है 10 डेसिबल के। सही है, एक बेल में कितने डेसिबल होते हैं, 10 डेसिबल होते हैं। सही है, अगर ये डेसी आप यहाँ के मल्टीप्लाई करो, वहां जाकर डिवाइड कर दोगे तो यानी कि एक डेसिबल में 1/10 बेल होते हैं। तो यानी कि बेल जो है वो बड़ी यूनिट है, सही है, और डेसिबल छोटी यूनिट है। डेसी का मतलब 10 की पावर -1 ना, तो हम लोग बेसिकली जो यूनिट यूज कर रहे होते हैं ना वो होती है डेसिबल। तो एक बेल में 10 डेसिबल होते हैं, तो डेसिबल का मतलब होता है 10 की पावर -1। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि डेसिबल है ना, यानी कि 10 की पावर -1 बेल। सही है, ये चीज समझ आ गई आपके पास। तो लाउडनेस की ऐसा यूनिट क्या होती है, डेसिबल होती है या बेल होती है। बेल होती है उसको हम कन्वर्ट करते हैं डेसिबल में। तो हमारे पास जो पिन गिराने की आवाज होती है वो होती है 0 डेसिबल, यानी कि उसकी कुछ ना कुछ आवाज होती है, लेकिन फिजिक्स में एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया कि पिन ड्रॉप करने की जो आवाज है ना वो 0 डेसिबल है। यानी कि इस आवाज से हम लोग क्या करेंगे, बाकी आवाजों को कंपेयर किया करेंगे। और इस पिन ड्रॉप की जो आपके पास इंटेंसिटी होती है, जब पिन कोई ड्रॉप होती है तो उस वक्त जो साउंड की इंटेंसिटी होती है ना वो होती है 10 की पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। सही, 10 की पावर -12 बहुत छोटी रकम है, बहुत छोटी वैल्यू, 0.000120। देन उसके बाद आपके पास कोई नंबर आ रहा है, तो यानी कि पिन जब गिरती है तो इतनी इंटेंसिटी की आवाज आपको आती है, और जब पिन गिरती है तो इतनी लाउडनेस की आवाज आती है, जिससे हम फिजिक्स में 0 डेसिबल मान रहे होते हैं। सही, ये चीज आपको समझ आ गई। अब हाथों हाथ मैं आपको एक चीज समझा दूं जिसे हम बोलते हैं इंटेंसिटी लेवल। अब इंटेंसिटी लेवल क्या होता है, यहां पे लिख देते हैं। मैं आपने फॉर्मूला पढ़ लिया कि L जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लॉग ऑफ इंटेंसिटी के। अगर मैं इसकी बात करूं ना, जो पिन गिराने की आवाज है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आई नॉट। जो पिन ड्रॉप साइलेंस वाली आवाज होती है ना, जिस पिन ड्रॉप करने की जो आवाज की जो इंटेंसिटी होती है उसे हम आई नॉट बोलते हैं, और उसकी जो वैल्यू है वो 10 की पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर है। वॉट पर मीटर स्क्वायर, उसको हम लोग आई नॉट बोलते हैं। सही है, अच्छा, तो उसके लिए अगर मैं फॉर्मूला ड्राइव करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसको मैंने L1 बोल दिया और यहाँ पे लॉग के साथ आई नॉट आ जाएगा। सही है, अच्छा, मुझे कंपेयर करना है, एक और मेरे पास आवाज है, कोई दूसरी आवाज है। सही है, उसकी लाउडनेस है L2, उसकी लाउडनेस क्या है, L2 है, तो हो जाएगा लॉग ऑफ उसकी इंटेंसिटी मान लो आई है। सही है, अब हम लोग ना जितनी भी आवाजें हैं ना उसको इस चीज से कंपेयर करते हैं, यानी कि आई नॉट से कंपेयर करते हैं कि वो आई नॉट से कितनी ज्यादा है। आई नॉट हमारा स्टैंडर्ड है, जैसे 1 मीटर है ना, अगर कोई चीज किसी भी चीज की लंबाई 10 मीटर है, यानी कि वो 1 मीटर का 10 गुना है, यानी कि 1 मीटर स्टैंडर्ड सेट है, मान लो मार्कर 1 मीटर का है, और मेरे पास कोई चीज है वो 10 मीटर की है, यानी कि 10 मार्कर की लेंथ मिलाओ ना तो वो 1 बन रहा है, इसका मतलब होता है 10 मीटर। तो अगर मुझे इन दोनों में डिफरेंस चाहिए तो मैं क्या करूंगा, दोनों को आपस में माइनस कर दूंगा। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस होगी और राइट हैंड साइड से होगी, तो मेरे पास L2 माइनस L1 बराबर हो जाएगा लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट, लॉग आई नॉट। अब आपको अगर लॉग की प्रॉपर्टी बताओ कि जब भी दो लॉग माइनस हो रहे होते हैं तो हम उसको एक ही लॉग करके उनको डिवीजन में लिखते हैं। अगर आपने 9th क्लास में लॉग पढ़ा है तो आपने फॉर्मूला लाजमी पढ़ा होगा कि लॉग m बोल दो माइनस लॉग n, तो ये बराबर होते हैं लॉग m अपॉन n के। तो सेम काम हम लोग यहां भी करेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि L2 माइनस L2 माइनस L1 को ही हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी लेवल, यानी कि L2 में से जो आपके पास आवाज है उसकी लाउडनेस, और L1 जो आपके पास लाउडनेस है वो किस पे है, जब इंटेंसिटी कितनी थी, आई नॉट थी। इन दोनों को जब आप माइनस करोगे ना, इन दोनों का जब आप डिफरेंस लोगे तो इसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी लेवल। तो इंटेंसिटी लेवल बराबर होता है लॉग, और यहाँ पे आ जाएगा वही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे m/n, तो यहाँ पे आई है ऊपर और नीचे क्या है, आई नॉट। सही है, तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया इंटेंसिटी लेवल का।
अच्छा, कुछ बुक्स में ना ये फॉर्मूला ऐसे ही लिखा जाता है कि आपके पास इंटेंसिटी लेवल बराबर होता है 10 log I over I नॉट के। तो इसमें भी घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने वही बताया ना कि एक बेल में 10 डेसिबल होते हैं, सही है। अगर आपको आंसर डेसिबल में चाहिए ना तो आप फॉर्मूले में 10 लगा दोगे, सही है। यहाँ पे मैंने लॉग लिख दिया, ये 10 है, सही है। 10 log I over I नॉट। तो अगर आपको आंसर डेसिबल में चाहिए तो आप ये वाला फार्मूला यूज करो, और अगर आपको बेल में चाहिए तो आप वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हो। तो दोनों फार्मूले सेम है, बस यूनिट का फर्क है। इंटेंसिटी लेवल का आपके पास फार्मूला आ गया। तो इंटेंसिटी का मतलब क्या है, एक यूनिट एरिया में से कितनी साउंड एनर्जी पास हो रही है 1 सेकंड के अंदर, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड, सही है। तो आई होप इंटेंसिटी आपको क्लियर हो गई होगी। तीसरा पैरामीटर है हमारे पास पिच। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पिच। अच्छा, पिच का मतलब क्या होता है, पिच में हम लोग ना दो ऐसी आवाजों के दरमियान फर्क करते हैं जो हो सकता है कि सेम इंस्ट्रूमेंट्स हो भी सकता है कि डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हो, लेकिन अपने कोर्स के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, सेम इंस्ट्रूमेंट वाली आवाज की पिच मतलब क्या ऐसा डिफरेंस होगा कि पिच में डिफरेंस आएगा, सही है। तो पिच को आप कैसे डिफाइन करोगे, द डिफरेंस, या कह सकते हो क्या, द डिफरेंस बिटवीन अ श्रिल एंड अ ग्रेव साउंड। अब देखो, श्रिल का मतलब होता है पतली आवाज, श्रिल मीन्स पतली आवाज, और ग्रेव का मतलब होता है भारी आवाज, सही है। तो अमूमन होता ये है कि जो हमारे पास मर्दों की आवाज होती है ना वो ग्रेव होती है और औरतों की आवाज श्रिल होती है, लेकिन जरूरी नहीं है, कुछ मर्दों की आवाज भी पतली होती है, कुछ औरतों की आवाज भी भारी होती है, लेकिन अमूमन अक्सर ऐसा होता है कि औरतों की आवाज ना वो श्रिल होती है, पतली होती है, और मर्दों की आवाज भारी होती है। लेकिन मसला सारा ये है कि हमारे पास पिच जो है ना वो एक सब्जेक्टिव क्वांटिटी है। इस तरीके जैसे लाउडनेस एक सब्जेक्टिव क्वांटिटी है ना। अब देखो, मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज हो सकता है किसी को बहुत ज्यादा लाउड लग रही हो, और ये आवाज हो सकता है किसी को बहुत ज्यादा, किसी को लाउड ना लग रही हो, नॉर्मल लग रही हो। तो हमारे कान के सेंसेशन में फर्क करता है, डिपेंड करता है ना। यानी कि आप अगर एक मान लो गाना सुन रहे हो 20 डेसिबल पे, या मान लो 70 डेसिबल पे आप कोई गाना सुन रहे हो, सही है, आपको बहुत मजा आ रहा है, आपके घर से कोई आता है, आपकी दादी वगैरह आती है तो वो बोलती है भाई क्या शोर लगाया हुआ है, तो वही 70 डेसिबल की जो चीज है आपके पास वो एज अ म्यूजिक है, और उनके लिए वो एज अ नॉइस है, यानी कि उनके लिए आवाज बहुत ऊंची है, आपके लिए आवाज वो बहुत कम है। तो लाउडनेस भी एक सब्जेक्टिव क्वांटिटी है और पिच भी आपके पास एक सब्जेक्टिव क्वांटिटी है। अब फिजिक्स जो है वो सब्जेक्टिव क्वांटिटीज को नहीं मानती, सही है। तो हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कोई आवाज पतली है, कोई आवाज भारी है, तो वहां पे सारा गेम आता है फ्रीक्वेंसी का। किसका गेम आएगा, फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूसेस इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर जितनी भी वेव्स प्रोड्यूस हो रही है ना, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, सही, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू 1 सेकेंड। अब ये फ्रीक्वेंसी जो है इसको हम कैसे समझेंगे, फ्रीक्वेंसी को आप ऐसे समझोगे कि आपके सामने में दो वेव्स बना रहा हूं, दो वेव्स तो नहीं बनाना, खैर काफी सारी वेव्स बना रहा हूं। अब आपने बताना है कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, सही है। अच्छा, अगर आप देख के बताओ ना, तो देखो एक वेव कब प्रोड्यूस होती है, जब एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलता है ना, तो ये एक वेव है हमारे पास, कंप्लीट वेव, ये एक वेव है। तो देखो ये जाके एक वेव कंप्लीट हुई, ये आपके पास 2 वेव और ये आधी वेव, सही है। यानी कि आपके पास जो यहाँ फ्रीक्वेंसी है वो 2.5 हर्ट्ज है, और टाइम सबके लिए सेम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 1 सेकंड है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 1 सेकंड का टाइम है, सही है। ये आपके पास डायग्राम नंबर ए है और ये डायग्राम नंबर बी है। अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ देखो एक वेव कंप्लीट हो रही है और यहाँ पे 2 वेव कंप्लीट हो रही है, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 हर्ट्ज है। याद रखना कि जिस वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उस वेव की पिच भी ज्यादा होगी, यानी कि पिच जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है, पिच ज्यादा कब होगी, जब आपके पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, पिच ज्यादा, पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे पिच भी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी कम होगा तो आपके पास पिच भी कम होगी। यानी कि जो हाई फ्रीक्वेंसी वाली आवाजें होती हैं उनकी पिच भी हाई होती है, वो पतली होती हैं।
तो अमूमन जो वुमेन की आवाज़ें होती हैं, औरतों की आवाज़ें होती हैं, उनकी आवाज़ की जो है वो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, इसलिए उनकी आवाज़ हमें पतली लगती है। और मर्दों की आवाज़ भारी क्यों लगती है? क्योंकि उनकी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो इसका मतलब तो मैं ये कह सकता हूं कि हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? हाई पिच। और लो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? लो फ्रीक्वेंसी का मतलब है लो पिच। तो आज के बाद आप पतली और भारी आवाज में फर्क कैसे करोगे कि जिस आवाज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो आप बोलोगे कि वो पतली आवाज है, और जिस आवाज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी इसका मतलब वो आवाज कैसी है? भारी है। सही है। तो आवाज का भारी होना या पतला होना किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। अगर आपके पास इन दोनों आवाजों की मान लो कि ये ऐसा ना होता, ऐसा होता, सही है, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज होती, दोनों की फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज होती, तो इस आवाज की जो आपके पास पिच होती उस आवाज की पिच भी बिल्कुल सेम होती। तो पिच को आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि 2 साउंड्स मे बी प्रोड्यूसिंग फ्रॉम 1 इंस्ट्रूमेंट। हो सकता है कि 2 साउंड जो एक ही इंस्ट्रूमेंट से प्रोड्यूस हो रही हो, बट और हो सकता है कि उनकी हो सकता नहीं है बल्कि डेफिनेट है कि उन दोनों की लाउडनेस भी सेम होगी। अगर लाउडनेस सेम होगी तो ऑब्वियसली बात है एम्पलीट्यूड सेम होगा, क्योंकि लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे। तो ऐसी 2 आवाजें जिनका एम्पलीट्यूड सेम हो, यानी कि लाउडनेस सेम हो, और हो सकता है कि वो सेम इंस्ट्रूमेंट से प्रोड्यूस हो रही हो, लेकिन अगर फर्क हो उनकी फ्रीक्वेंसी में कि एक जगह फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो और एक जगह फ्रीक्वेंसी कम हो, तो उसमें जो डिफरेंस करवाती है चीज वो होती है पिच। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, पिच ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम, पिच कम। तो मूव करते हैं लास्ट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ, जिसका नाम है क्वालिटी और टिम्बर। नंबर 4 क्वालिटी या टिम्बर। सही। देखो अभी तक हम बात कर रहे थे कि सेम इंस्ट्रूमेंट से आवाज प्रोड्यूस हो रही है, सही। पिच हमें लाउडनेस में क्या कहा? हमने लाउडनेस में कहा कि अगर आपके पास ऐसी 2 आवाजें हो, एक आवाज आपको बहुत ज्यादा लाउड लग रही है और एक आवाज आपके पास थोड़ी हल्की है, मध्यम आवाज है, तो उसमें डिफरेंस करना लाउडनेस है। लाउडनेस में क्या था? एक ही इंस्ट्रूमेंट है, हो सकता है वो लाउड भी हो सकता है वो आपके पास फेंट हो जाए। सही है। कौन कौन से पैरामीटर्स है जिन पे डिपेंड करता है वो हमने समझ लिया। पिच में क्या था? पिच में आपके पास लाउडनेस सेम थी, फर्क किसका था? फ्रीक्वेंसी का, इंस्ट्रूमेंट सेम था। अब क्वालिटी में क्या होता है? क्वालिटी में का मतलब है कि आपके पास ऐसी 2 आवाजें जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से आ रही हो, ऐसी आवाजें जिससे आप ये फर्क कर सको कि ये अलग इंस्ट्रूमेंट की है और ये अलग इंस्ट्रूमेंट की है। वो फर्क हमें कौन बताता है? वो फर्क हमें बताएगा क्वालिटी। यानी कि बाय क्वालिटी we can differentiate between 2 sounds, 2 ऐसी आवाजें जिनकी लाउडनेस भी सेम हो, सेम लाउडनेस, 2 ऐसी आवाजें जिनकी लाउडनेस सेम हो। लाउडनेस सेम होगा तो एम्पलीट्यूड भी सेम होगा, सेम पिच, उनकी पिच भी सेम हो। पिच सेम होगी तो फ्रीक्वेंसी सेम होगी, क्योंकि पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर। नंबर 3 सेम लाउडनेस है, सेम पिच है, सही, बट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट कैन बी डिफरेंशिएटेड। भाई बहुत आसान सी बात है कि 2 ऐसी आवाजें जिनकी लाउडनेस भी सेम है, जिनकी पिच भी सेम है, बस फर्क किसका है? इंस्ट्रूमेंट का। ऐसी 2 आवाजों में जो फर्क है वो कौन करेगा? वो फर्क कहलाता है क्वालिटी या टिम्बर। जैसे आपके पास कहीं गिटार बज रहा हो और कहीं आपके पास वायलिन बज रहा हो, आप आंख बंद करके बता दोगे ये गिटार है या वायलिन है, सही है। एक लड़का बोल रहा है, एक लड़की बोल रही है, आंख बंद करके आप ये बता सकते हो कि लड़का बोल रहा है या लड़की बोल रही है। क्वालिटी में क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट होते हैं। एक जगह ढोल बज रहा होगा और एक जगह आपके पास गिटार बज रहा होगा या वायलिन बज रहा होगा या कोई और चीज बज रही होगी, तो आप फर्क बता सकते हो कि ये ढोल बज रहा है और ये कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट है। तो वो फर्क आप कैसे करते हो? वो फर्क हमारा दिमाग करता है वेव फॉर्म से। यानी कि आपका जो दिमाग है ना, वो डिफरेंट वेव फॉर्म को कैच कर सकता है, और वो वेव फॉर्म जब आपको बनती है ना, तो आपका दिमाग डायरेक्ट क्लिक करता है और बताता है कि आपको ये उस इंस्ट्रूमेंट की आवाज है। तो यहाँ पे मैं आपके सामने कुछ वेव फॉर्म्स बनाता हूँ। एक वेव फॉर्म हो गई आपके पास ये वाली, एक वेव फॉर्म आ गई आपके पास ये वाली, सही, और एक वेव फॉर्म आप ले लो ये।
देखो यहाँ पे भी एक वेव बन रही है, यहाँ पर भी एक वेव बन रही है और यहाँ पर भी एक वेव बन रही है। अब आपने कमेंट में मुझे ये बताना है कि ये वेव फॉर्म कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की है। अच्छा इसकी मैं बता देता हूँ आपको, ये ट्यूनिंग फॉर्क का है, बाकी ये दोनों का आपने बताना है कि ये दोनों वेव फॉर्म किस इंस्ट्रूमेंट की है। सही है, तो आई होप आपको तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे, और कोई भी क्यूरी है, कोई भी मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे लाजमी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।